बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज इस कोर्स का 13वां लेक्चर है। तो हस्बे रवायत हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। तो ये पिछले लेक्चर की समरी आपके सामने है। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होते हैं और ये ऑपरेटर जो हैं लीनियर होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। डिफरेंशियल इक्वेशंस को फिर हमने लीनियर ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखना सीखा। फिर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखा। इसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो था एनहिलेटर ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर जो किसी फंक्शन को जीरो बना दें, ऐसे डिफरेंशियल ऑपरेटर कहना चाहिए। किसी फंक्शन को जीरो बना दें तो वो उसका एनहिलेटर ऑपरेटर बन जाता है। फिर हमने डिफरेंट फंक्शंस के एनहिलेटर ऑपरेटर्स सीखे। उसमें जैसे था कि अगर x है तो उसका एनहिलेटर ऑपरेटर, फंक्शन सपोज x है तो उसका एनहिलेटर ऑपरेटर डी स्क्वायर है। इसी तरह हमने देखा जी कि अगर हमारे पास e रेज़्ड टू पावर माइनस अल्फा x है तो उसका एनहिलेटर ऑपरेटर था d प्लस अल्फा। और फिर इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन और कॉस के एनहिलेटर ऑपरेटर भी हमने सीखे थे। तो आखिर में हमने एनहिलेटर ऑपरेटर्स की मदद से एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी किया। और फिर मैंने आपको कहा था कि इसकी एग्जांपल्स अपनी बुक की जो है इस एक्सरसाइज या इस टॉपिक के तहत जो एग्जांपल्स की गई हैं बुक में वो सॉल्व कीजिए और फिर कुछ एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद है आपने इन एक्सरसाइजेस को किया भी होगा और प्रैक्टिस भी की होगी और आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। आज जो हम करने जा रहे हैं ये भी बेसिकली नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही को सॉल्व करने का मेथड है। इसको कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इससे पहले कि हम ये देखें कि ये मेथड होता क्या है, हम ये देखते हैं कि इन मेथड्स को अप्लाई कहाँ किया जा सकता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं या इसकी क्यों जरूरत है, ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकती है। तो जब हमने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट किया था उसकी कुछ लिमिटेशंस थी या रिस्ट्रिक्शंस थी। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को या लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स बनाया गया। तो इसके हवाले से कहते हैं जी, दिस मेथड इज मोर जनरल मेथड टू सॉल्व द नॉन homogeneous linear differential equation. This method can be applied to differential equations where the method of undetermined coefficient fails. पहली बात तो ये कि ये मेथड जनरल मेथड है to solve the non-homogeneous differential equations. And secondly, ये मेथड उन जगहों पे भी अप्लाई हो सकता है जहां मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स जो है फेल हो जाता है। अब मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट कहाँ फेल होता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस मेथड इज नॉट लिमिटेड टू द इनपुट फंक्शंस दैट आर कॉम्बिनेशंस ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखें, जो मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स था उसमें हमें पता है कि 4 तरह के इनपुट फंक्शंस हों तो हम फिर वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता। और उसमें कौन से 4 टाइप के फंक्शंस थे? उसमें एक कांस्टेंट टाइप के फंक्शंस पे मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें सिर्फ cos x और sin x इस टाइप के फंक्शन इन्वॉल्व हों। इस तरह के इनपुट फंक्शंस हों तो ऐसी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को हम अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ताहम ये जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है ये सिर्फ इन फंक्शंस तक महदूद नहीं है, इसके अलावा भी जो फंक्शंस हैं उस तरह के फंक्शंस पे भी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं।
एक और जो लिमिटेशन थी मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स, वो थी ये थी कि जो कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो कांस्टेंट हों, तब हम वो मेथड अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ये जो मेथड है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ताहम इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। अब क्या लिमिटेशन है? However, the particular integral YP is only possible if the associated homogeneous equation can be solved. Method of variation of parameters तब हम अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व कर सकें, और इसी की मदद से असल में YP फिर डिटरमिन होता है। वो हम मेथड में देखेंगे कि अगर हमारे पास होमोजीनियस जो इक्वेशन बनती है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। समटाइम्स ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि वेरिएबल कोफिशिएंट्स पे भी ये अप्लाई होता है, तो उस सूरत में ये मुमकिन ऐसा हो कि हम होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व ना कर सकें। ताहम अगर हमें इस होमोजीनियस पार्ट के सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, अगर सेकंड ऑर्डर है तो दो सॉल्यूशन, थर्ड ऑर्डर है 3 सॉल्यूशन पता चल जाएं, या हम फाइंड कर सकें, या हम किसी तरह से हमें वो बता दिए जाएं, तो हम ये मेथड आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये होमोजीनियस पार्ट को हम सॉल्व नहीं कर सकते या हमें वहां से सॉल्यूशंस नहीं मिलते, तो फिर इस मेथड को हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, जितने भी मेथड्स होते हैं उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ उसके एडवांटेजेस हुआ करते हैं, और कुछ डिसएडवांटेजेस या उसकी लिमिटेशंस होती हैं, कि हर मेथड हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। ये बात पहले भी कई दफा तज़किरा की जा चुकी। तो अब हम देखते हैं कि ये मेथड है क्या। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो हम जानते हैं ये हम काम पहले कर चुके हैं। ये कहां कर चुके हैं? एक तो जिसमें था ना हम कि एक फंक्शन हमें नाउन हो और दूसरा फंक्शन हम, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड फंक्शन इफ वन फंक्शन इज नाउन। बिल्कुल सारा वही प्रोसेस है, और वहां भी आप गौर कीजिए तो वहां भी हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और फिर आगे उस तरह से चलते हैं। द पर्टिकुलर असल, अच्छा अब एक और चीज नोट कीजिए कि असल इशू जो पीछे भी था और अब भी था, अब भी होगा, मेजर प्रॉब्लम वो है YP फाइंड करना। यहां भी हम YP के लिए ज्यादा वो एम्फेसिस होगा। However, YC उस सूरत में मसला पेश करेगा या उस सूरत में उसमें प्रॉब्लम आएगा जब हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट्स होंगे। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए हम अच्छी तरह से ये बात सीख चुके हैं कि हम YC कैसे निकालेंगे या हम YC कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो असल इशू क्या है? YP। तो अब बात यह है जी कि द पर्टिकुलर सॉल्यूशन YP ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम जानते हैं जी, ये फार्मूला, ये फार्मूला कहां से आया है? जो हमने ये प्रोसीजर सीखा था ना, वो क्या था कि अगर हमें एक फंक्शन पता हो तो हम दूसरा फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल ये वहीं से है फार्मूला। आप अपने नोट्स निकालिए या प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। दिस फार्मूला कैन आल्सो बी डिराइव्ड बाय अनदर मेथड नोन एज द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। The basic procedure is the same as discussed in the lecture on construction of a second solution. As y1 is equal to e power minus p dx is the solution of the homogeneous first order differential equation this. ये जो होता है ना, वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिस तरह से हम फाइंड करते हैं, तो ये सोल्यूशन हुआ करता है किसका? इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। Therefore, इसका सोल्यूशन जो बनेगा जनरल सोल्यूशन, y1 हम कह रहे हैं सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको किसी एक पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, c1 into y1 वुड बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेल, आगे चलते हैं। इसका मतलब यह है, इन द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वी अज्यूम दैट। वैसे उसमें भी जो हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सोल्यूशन जो था, ये सेकंड सोल्यूशन था, उसमें भी यही अज्यूम किया था। हम अब अज्यूम करते हैं ये तो इसका
नाउन सॉल्यूशन है, हमें पता है, या हमने इसके होमोजीनियस पार्ट से निकाल लिया है, और ये हम एक अननाउन सॉल्यूशन एज्यूम कर रहे हैं कि yp जो है इस शक्ल का सॉल्यूशन, ये अननाउन है, ये नाउन है हमें, यानी y1 ओके इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये वाला सॉल्यूशन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें ये फाइंड करना है, ये तो हमें पता है, ये किसी तरह फाइंड करना है। अब एक और चीज आप नोटिस कीजिए कि हमारा जो सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन था वो ये था। अब जो हमने yp एज्यूम किया वो ये है, तो आप नोट करें तो हमने c1 जो पैरामीटर था उसकी जगह एक अननोन फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर की जगह नया फंक्शन ऑफ x इंट्रोड्यूस किया है। तो नोटिस दैट द पैरामीटर c1 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द वेरिएबल u1x। Now we substitute this yp into this equation. वो तरीका पता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, इस इक्वेशन में रखिए और फिर y की जगह yp डायरेक्ट रख देंगे। अच्छा, जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल हैव दिस इक्वेशन। अब हम कहते हैं जी कि ये जो y1 है ये सॉल्यूशन है किसका? होमोजीनियस इक्वेशन का। तो इसकी होमोजीनियस पार्ट क्या था? ये था ना dy बाय dx प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू। अब अगर मैं y की जगह y1 इसमें रख दूं तो इसका मतलब है ये इस होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है dy1 बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू y1 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो 0 होगा। इसका मतलब ये टर्म 0 हो गई, ये खत्म। अब हमारे पास ये टर्म बच गई। तो जब ये बच गई तो y du1 ओवर dx इज इक्वल टू f ऑफ x। अब ये जो है ना सेपरेबल इक्वेशन है सीधे सीधे। लिहाजा वेरिएबल जो x की जो टर्म्स हैं वो राइट साइड पे ले गए, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। u1 क्या है? अब नया डिपेंडेंट वेरिएबल अननोन फंक्शन है, यही हमें फाइंड करना है। तो हम अब इसको लिख सकते हैं du1 और fx वाली सारी टर्म में राइट साइड पे ले गए। इंटीग्रेट कर दीजिए जी, दिस विल गिव यू u1 इंटीग्रल ऑफ f of x over y1 dfx, एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ e पावर y1 की वैल्यू जो है ना हम पता है, वो हमने एक्चुअली यहां सब्स्टिट्यूट किया। y1 क्या था? हमने ये अज्यूम किया था माइनस p ऑफ x dfx। तो ये जो ऊपर जाके ना तो ये पॉजिटिव हो गया इंटू f of x dfx। इसका मतलब है एज yp u1 इंटू y1। इसका मतलब ये हुआ कि yp क्या बना, इसमें u1 एक्चुअली निकाल चुके, तो इसमें u1 अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो यू विल हैव दिस। इसका मतलब है u1 जो है हमें एक तो ये मिल गया और इसका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी yp आ गया। तो दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, yp भी आ गया और u1 भी आ गया। और ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। तो उसको एक दफा वहां उसको भी देखिए और इसको भी देखिए, तो होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं जी कि अगर पहले हमने देखा है कि जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उस वक्त ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कैसे हम कैसे फाइंड करते हैं जो अननोन सॉल्यूशन है u1। अब हमारे पास अगर क्या हो जी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसकी ये फॉर्म है। याद रखें जब भी इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करना होगा तो सबसे पहले काम ये करना है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम ये जो y डबल डैश का कोफिशिएंट है इसको डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट। तो जब डिवाइड कर लेंगे तो इक्वेशन की फॉर्म ये बनेगी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। हियर p of x is a1 over a2x
and q of x is equal to a naught over a 2x and f of x is equal to g of x over a 2x are continuous on some interval. ये सारे functions जो हैं they should be continuous. ये जो condition है इसकी requirement है. Okay. Now अब ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है इस वक्त जो फाइनल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी. पहले मरहले में क्या करते हैं जी कि हम इसका होमोजीनियस जो एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन हुई उसको सॉल्व करते हैं. मेथड ऑफ डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट में भी यही होता है, यहां भी यही होता है कि पहले आप क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट साइड को इक्वल टू 0 रखें, होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कीजिए. हम कहते हैं जी इस होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस दो आए, y1 और y2. लिहाजा कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम यूं लिख सकते हैं, दिस इज द कंप्लीमेंट्री फंक्शन yc इज इक्वल टू c1 y1, चूंकि ये सॉल्यूशन है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इसका सॉल्यूशन होगा y1 प्लस c2 y2 ऑफ x. अब देखिए y1 और y2 हम कह रहे हैं कि दोनों किसके सॉल्यूशन हैं, होमोजीनियस इक्वेशन के, जो प्रीवियस पेज पे हमने लिखी ये वाली होमोजीनियस इक्वेशन. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y1 और y2 है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. लिहाजा y1 डबल टू डैश प्लस p ऑफ x y1 डैश प्लस q ऑफ x y1 दिस इज इक्वल टू 0. इसी तरह y2 डबल डैश प्लस p ऑफ x y2 डैश प्लस q ऑफ x y2 डैश. यानी हमने अगर y1 और y2 को इस होमोजीनियस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. अब फिर जनाब असल इशू कि हम yp कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. For finding a particular solution yp, we replace the parameters c1 and c2 in the complementary function with the unknown variables u1x and u2x, so that the assumed particular integral is. हम अब assume करें इसमें c1 c2 की जगह हम दो नए unknown, क्योंकि देखें कितने पैरामीटर्स अपीयर हुए, दो, c1 एंड c2. सो हम अब दो अननोन फंक्शंस इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे. एज्यूम करिए तो एज्यूम करेंगे तो क्या सॉल्यूशन हम yp एज्यूम कर रहे हैं जी, yp इज इक्वल टू u1x y1 प्लस u2x y2. तो देखिए c1 c2 की जगह हमने u1 u2 रिप्लेस कर ली. हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हमें करना क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा टास्क क्या है कि u1 और u2 की वैल्यूज फाइंड करनी है जो अननोन फंक्शंस हैं. तो इसका मतलब यह हुआ, हम कहते हैं जी सिंस वी सीक टू डिटरमिन द टू अननोन फंक्शंस u1 एंड u2, वी नीड टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग दीज अननोन्स. वन ऑफ दीज टू इक्वेशंस रिजल्ट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग द assumed yp इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम क्या करते हैं जी कि ये जो हमने yp एज्यूम किया है इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वी इंपोज द अदर इक्वेशन टू सिंप्लीफाई द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देयर बाय द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ yp. तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया किसका, वो जो yp है, तो हमें ये मिलेगा जी u1 y1 डैश. इस तरह का काम हम पहले कर चुके हैं, वही जो अभी थोड़ी देर पहले तस्करा हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड फंक्शन u2 y2 डैश प्लस u1 डैश y1 प्लस u2 डैश y2 टू अवॉइड द सेकंड डेरिवेटिव. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सेकंड डेरिवेटिव अपीयर ना हो. हम ये करते हैं, एक कंडीशन इंपोज करते हैं कि ये जो टर्म है कौन सी, इसको 0 कर देते हैं. देखें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u1, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगा ना तो फिर जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, ये वाली टर्म जो है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इनमें क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u1 एंड u2 अपीयर होंगे, तो वो हमारे लिए मुश्किल पेश करेगा. तो लिहाजा क्या किया गया कि इसको जबरदस्ती कहना चाहिए, इसके साथ जबरदस्ती की गई है और इसको 0 कर दिया गया है. इसका मतलब है अब जो हमारे पास इक्वेशन आई, यानी yp
डैश की जो वैल्यू आएगी वो ये रह जाएगी। इसमें से ये पार्ट जो है हमने 0 कर दिया। ये कंडीशन इंपोज करते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं जी, yp डबल डैश कैलकुलेट करते हैं और वो ये होगा। देयरफॉर अब हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, उसकी लेफ्ट साइड में ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। ये सब्स्टिट्यूशन होगी जी, और ये सारी सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इसके ये नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये राइट पे जो कुछ लिखा है ये बन जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग इन द गिवन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो लेफ्ट साइड है वो हमने प्रीवियस इस पे, ये लेफ्ट साइड है आपकी, इसको अब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इक्वेशन बन गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये u1 इंटू y1 डैश प्लस पी y1 डैश, सॉरी y1 डबल डैश है ये, प्लस पी y1 डैश प्लस q y1 प्लस u2 इंटू y2 डैश पी y2 प्लस q y2 प्लस u1 डैश y1 डैश प्लस u2 डैश y1 डैश इज इक्वल टू f ऑफ x। अब नोट कीजिए कि इसमें u1 और u2 के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हुए, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही मिले। तो पहले से हम जानते हैं कि ये जो y1 और y2 है ये होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ये इक्वेशंस हम पहले भी देख चुके, तो इसका मतलब है ये टर्म भी 0 हो गई इसकी वजह से, और ये टर्म 0 हो गई, यानी ये इसकी वजह से 0 हुई और ये इसकी वजह से 0। तो अल्टीमेटली वी गेट u1 डैश y1 डैश प्लस u2 डैश y2 डैश इज इक्वल टू f ऑफ x। अब देखें, एक कंडीशन हमने ये इंपोज की थी जो इक्वल टू 0 रखा था, u1 डैश y1 डैश प्लस u2 डैश, यानी ये जो इंपोज की कंडीशन इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसे करके ये नहीं कि 0 करके तो बस छुट्टी खत्म, उसको यूटिलाइज किया गया है। फिर u1 डैश y1 डैश प्लस u2 डैश y2 डैश। अब देखिए, हमारे पास 2 अननोन रिक्वायर थे, या हमने 2 अननोन फाइंड करने थे। तो जितने अननोन फाइंड करने थे उतनी इक्वेशंस का होना जरूरी था, तब हम ऐसा कर सकते थे। 2 अननोन थे, हमें 2 इक्वेशंस चाहिए थी, वो दोनों इक्वेशंस अब आ चुकी हैं। अब इन 2 इक्वेशंस में से हम वो अननोन निकाल। अब कौन से अननोन है इसमें? एक इस वक्त चूंकि इक्वेशन में u1 डैश और u2 डैश इन्वॉल्व हैं, लिहाजा u1 डैश और u2 डैश यहां अननोन है। तो इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं क्रैमर्स रूल, सो दैट वी कैन फाइंड u1 डैश एंड u2 डैश। मैं थोड़ा सा आपके लिए ना हिंट देता हूं क्रैमर्स रूल कैसे फाइंड करते हैं। अगर मेरे पास ये सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y, ये y होगा नॉट y1, दिस इज इक्वल टू, चलिए c2 कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या होती है जी? क्रैमर्स रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लिखें, a1 b1 a2 b2, और यहां क्या करना है जी? ये जो राइट हैंड साइड में कॉलम वेक्टर बनता है पहले कॉलम में, क्योंकि x1 फाइंड कर रहे हैं, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दें, और दूसरे कॉलम में क्या करेंगे? b1 b2। और y कैसे आएगा? अब दूसरा वेरिएबल निकाल रहे हैं या दूसरा अननोन निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में तो यही आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स a1 b1 a2 b2। और अब चूंकि y फाइंड कर रहे हैं, लिहाजा ये जो कॉलम राइट साइड पे है गिवन नाउन या कांस्टेंट्स का, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे ऊपर वाली डिटरमिनेंट का, और पहला कॉलम इसका क्या होगा? अब a1 a2 होगा। जब x फाइंड कर रहे थे तो यहां पहले कॉलम में, और जब y फाइंड करेंगे तो दूसरा कॉलम बन जाएगा ये जो गिवन कांस्टेंट्स हैं इनका कॉलम। अब बिल्कुल यहां भी यही चीज सूरत हाल है। देखिए, मैं इसको आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं, u1 डैश है ना, अब आपका ये पहला गोया अननोन है, ये x की जगह आप समझिए इसको। डिनोमिनेटर में क्या होगा? इन कोफिशिएंट का, ये इसका कोफिशिएंट y1 है, क्योंकि u1 हमारा इस वक्त अननोन है या वेरिएबल है, तो इसे लिखेंगे y1 और y2
और ये y1 डैश और ये y2 डैश, और इधर क्या आएगा जी? अब राइट साइड आप गौर कीजिए तो क्या हमारे पास 0 है और f ऑफ x है, लिहाजा ये पहले कॉलम में 0 f(x) आ जाएगा। और इधर क्या आएगा? इधर हमारे पास जो वो है ना अननोन, या वो ये है y2 एंड y2 डैश। सिमिलरली u2 में ये चीज इधर चली जाएगी और ये कॉलम जो है y1 y2 इधर आ जाएगा, ये वाला कॉलम इधर, और ये डिटरमिनेंट। अब आप गौर कीजिए तो ये क्या है? फंक्शन है दो, पहले रो में दोनों फंक्शन लिखेंगे, दूसरी रो में उनके क्या लिखे गए हैं? डेरिवेटिव्स लिखे गए हैं। तो इसका मतलब ये तो रॉन्स्कियन होता है, ठीक है ना? ये आपने पढ़ा है। और ये जो है इसको W1 कह दिया गया है। इसी तरह जब दूसरा कैलकुलेट किया नीचे तो रॉन्स्कियन ही होगा और दूसरे को W2। अगली स्लाइड पे ये वैल्यूज लिखी हुई है, ये देखिए, वेयर W1 एंड W2 डिनोट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। क्या है जी? W is equal to y1 y2 y1 dash y2 dash, this is the Wronskian actually, W1 and this is W2। तो होपफुली आपको ये बात अच्छी तरह समझ आई होगी कि ये W और W1 कैसे हमने क्रैमर्स रूल की मदद से लिखे। The determinant W can be identified as Wronskian of the solution y1 and y2. Since the solution y1 and y2 are linearly independent, therefore Wronskian will always be non-zero। अगर नॉन-जीरो नहीं है तो इसका मतलब गड़बड़ है। यहाँ ये स्पेसिफिकली इसलिए बताया जा रहा है कि आप देखिए तो जो हमने पिछली स्लाइड में ये देखें, यहाँ ये डिवाइड होना है W को, तो अगर ये 0 कहीं होता तो फिर तो मसला खराब था ना। तो चूंकि y1 y2 होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशन या फंक्शंस होते हैं उनका रॉन्स्कियन हमेशा नॉन जीरो होता है। तो दिस इज डेफिनेटली हमें इसमें कोई फिक्र की जरूरत नहीं है कि कहीं ये 0 आए। वजह उसकी ये है कि ये हमेशा नॉन जीरो होगा, क्योंकि वो फंक्शंस ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग द एक्सप्रेशंस। अब ये जो एक्सप्रेशंस आई हैं, ये वाली, एक ये वाली और ये वाली, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? u1 और u2। सिंपल। तो यही हमारी मंजिल थी, या हमें यही फाइंड करना था। तो u1 u2 मिल जाए तो फिर yp हमारा तैयार है। सो कि yp में यही अज्यूम किया था ना कि yp वाज अज्यूम्ड एज u1 y1 प्लस u2 y2। तो बस इसमें u1 u2 की वैल्यू फाइंड रखिए, y1 y2 की वैल्यू आपके पास है, इसको रखिए और yp मुकम्मल है। yc भी आ गया, yp भी आ गया, दोनों को सम अप कीजिए और यू विल गेट द सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम समरी ऑफ द मेथड देख लेते हैं कि हमें किन स्टेप्स से गो थ्रू होना पड़ेगा टू सॉल्व अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन with the help of variation of parameter method। सबसे पहले आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दी जाएगी। In the first step, you will transform this equation into the standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं? आप a2 से डिवाइड कर देते हैं उस इक्वेशन को। उसके बाद एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब हम क्या कहते हैं जी, एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव yc, हम एज्यूम करें c1 y1 और c2 y2, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस पार्ट। इसके बाद आप रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर लीजिए, किसका? y1 और y2। ये अब दोनों नाउन फंक्शंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, किसके? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। रॉन्स्कियन आप कैलकुलेट कर सकते हैं y1 y2 और y1 डैश और y2 डैश। ओके, इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया जी, किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड। वैसे यहीं पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें ना तो कोई हर्ज नहीं है, और इस स्टेज पे भी आके कर लें तब भी कोई हर्ज नहीं है, दोनों बातें सेम होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन, तो इसके बाद क्या करते हैं जी, फिर fx को आप डिटरमिन कीजिए। चूंकि fx ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, चूंकि fx हमें w1 w2 जो है डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए उसकी जरूरत होती है, चूंकि इसे एक कॉलम में हमें यूज करना है।
इसके लिए देखें W1 W2 आपको पता है यूं कैलकुलेट करते हैं 0f(x). मैंने जैसे बताया था कि जब U1 फाइंड कर रहे होंगे तो 0 पहला तो अब इसमें 0 ही होगा हमेशा जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इवन जब हायर ऑर्डर भी कर रहे होंगे तो पहला ये जो ये एंट्री है ये 0 ही होगी, यहाँ f(x) होगा। तो ये पहला कॉलम और इससे W1 कैलकुलेट कीजिए, इसी तरह ये दूसरे कॉलम में इधर आ जाएगा W2 कैलकुलेट करते हुए, और यहाँ y1 और y1 डैश और इधर y2 और y2 डैश होगा। अब जब हम ये W1 W2 कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता है U1 डैश किसके इक्वल है W1 ओवर W, U2 डैश किसके इक्वल है W2 ओवर W। तो अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए इस इक्वेशन को, अगले स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट U1 एंड U2 एंड योर particular integral would be equal to yp is equal to u1 y1 plus u2 y2। इसी की मदद से फिर हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं y is equal to yc plus yp is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus u1 y1 plus u2 y2। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां नोट करने का है, वो ये है कि हम जब ये U1 और U2 को इंटीग्रेट करते हैं उस वक्त हमें किसी किस्म के कांस्टेंट की जरूरत नहीं होगी ऐड करने की। उसकी वजह यह है कि अगर ऐड करेंगे भी ना कांस्टेंट तो वो y1 और y2 और उसके साथ इकट्ठे होके, तो ये देखें ये yp u1 प्लस a1 y1 u2 प्लस a2। तो सो द जनरल सोल्यूशन ऑफ दी, अगर सपोज हम कह रहे हैं कि हमने कांस्टेंट ऐड किया है तो yp ये बन गया है। सो द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल नॉन होमोजेनियस इक्वेशन वुड बी इक्वल टू दिस yp बाय c। अब c1 y1 प्लस c2 y2, अब हमने जो ऐड किया हुआ है ना सोल्यूशन जिसमें कांस्टेंट ऐड किया उसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ है यहां से। अब देखें ये इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा u1 y1 और ये u2 y2, ठीक हो गया। यहां से क्या a1 y1 ये इसके साथ इकट्ठा हो जाएगा और फिर इसी तरह b1 y2 इसके साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो अब ये फिर कांस्टेंट है, ये फिर कांस्टेंट, ये तो वही चीजें हैं फिर। लिहाजा आप जब u1 u2 की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो उस वक्त आप कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है जी। तो u1 u2 को सिंप्लीफाइंड कीजिए और बस उसमें yp में सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड देन general solution. So here is the general solution. These are the new constants C1 and C2. So we need to add the constant while integrating while integration to find the unknown functions u1 and u2. First example है जी, क्या एग्जाम्पल है जी, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y is equal to x plus 1 e power 2x। वेल अच्छी बात इसमें यह है कि ये एक तो वो क्या है जी, इसमें वे जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं, एक बात। दूसरी बात ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड। तो पहले हम क्या करते हैं जी, होमोजीनियस पार्ट इसका कंसीडर करते हैं। तो ये करने की अब जरूरत नहीं होगी, ना भी करें तब भी ठीक है, अगर कर दें तब भी ठीक है। तो क्या करते हैं जी कि इसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट आप लिख देंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन में देखें ना, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि y डबल डैश की जगह हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम देखते हैं कि इसको हम यूं लिख सकते हैं -2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। लिहाजा यहां से हमें m की दो वैल्यूज मिली, 2 और 2 रिपीटेड रूट्स हैं, रियल हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस इक्वेशन वुड बी yc इज इक्वल टू c1 e पावर 2x, चूंकि रिपीटेड रूट है तो c2x इंटू e रेज पर 2x आ गया। हम कहते हैं जी बाय इंस्पेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc वी मेक द आइडेंटिफिकेशन कि हम यहां yp हमारे पास ये y1 है एंड दिस इज y2। इसका मतलब है हमारा y1 e रेज पर 2x है और y2 हमारा x e रेज पर 2x है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं जी, रॉन्स्कियन कैलकुलेट करते हैं। तो रॉन्स्कियन क्या होता है, मैं फिर लिख लेता हूं आपके लिए, y1 y2
और सेकंड कॉलम रो क्या होती है y1 डैश एंड y2 डैश। ठीक है जी। तो अब देखिए ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 2e रेज़ पर x। ठीक, इसका डेरिवेटिव क्या है जी विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट फंक्शन है यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज होगा, तो दिस विल बी 2x e रेज़ पर 2x, e रेज़ पर 2x का एक्चुअली डेरिवेटिव ले लिया गया। अब e रेज़ पर 2x को सेम रखा, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। इसको जब आप दिस मल्टीप्लाई ये करेंगे, मल्टीप्लाई दिस माइनस मल्टीप्लाई दिस, तो you will have e raised by 4x. This is always non-zero for all x. इसका मतलब है रॉन्स्कियन की वैल्यू मेरे पास आ गई w is equal to e raised by 4x. Very important result. Okay. अब हमें देखना है जी, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो लिहाजा fx क्या है हमारे पास, x plus 1 e raised पर x. w1 क्या होगा, पहला कॉलम 0 और दूसरी एंट्री क्या होगी f of x, x plus 1 e रेज़ पर, और दूसरे कॉलम में क्या होगा y2 एंड y2 डैश। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो you will have minus x plus 1 x e रेज़ पर 4x। सिमिलरली अब w2 क्या होगा, अब इस सूरत में ये 0 और fx वाला जो कॉलम है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा w2 की सूरत में, दिस इज y1 एंड दिस इज y1 डैश। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यू विल हैव x plus 1 e रेज़ पर 4x। वेल हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, w1 भी फाइंड कर लिया, w2 भी फाइंड कर लिया और w भी फाइंड कर लिया। अब u1 डैश क्या होता है, u1 डैश इज w1 ओवर w। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बना हमारे पास x plus 1 x e रेज़, w1 की वैल्यू पुट कर ली, ठीक है, और e हमें पता है w की वैल्यू e रेज़ पर 4x है, e रेज़ पर 4x से कैंसिल एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस तरह u2 डैश क्या होगा जी, w2 ओवर w, x प्लस w2 की वैल्यू x plus 1 e रेज़ पर 4x और e रेज़ पर 4x इज इक्वल टू x plus 1। ठीक, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड पे u1 आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स। तो हमने यहां कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया। yp हमारा क्या था, yp हमारा ये ज्यूम किया था u1 y1 प्लस u2 y2, तो यहां u1 की वैल्यू ये पुट कर दी और ये दिस इज y1 एंड दिस इज u2 एंड दिस इज y2, दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वुड बी y इज इक्वल टू yc प्लस yp, yc हमारा ये था और yp ये है, सोल्यूशन आ चुका है। अब आप अगली एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में नोट कीजिए दिस इज कोसेकेंट 3x। अब अगर मैं इस प्रॉब्लम को अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करना चाहूं तो नहीं सॉल्व कर सकता। वजह, चूंकि राइट साइड पे साइन और कॉज या वो जो 4 फंक्शंस थे जिनका हमने तस्करा किया उनमें से कोई भी फंक्शन यहां नहीं है, तो इसका मतलब है अब ये स्पेसिफिकली किससे सॉल्व हो सकता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से, यानी अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट मेथड या फेल हो जाएगा। वेल हम क्या करते हैं, टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी सॉल्व द एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये 4 इसमें से कॉमन आके y डबल डैश प्लस 9y इज इक्वल टू 0 आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालेंगे तो यू विल हैव m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9 रादर एंड m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 9 और ये बनेगा हमारे पास प्लस माइनस 3 आयोटा, जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 वुड बी 3। इसका मतलब है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं वो थे प्लस माइनस 3 आयोटा या आयोटा 3। इसका मतलब ये हुआ इसमें तो रियल पार्ट कोई नहीं है, 0 है, लिहाजा e पावर अल्फा एक्स वाली टर्म नहीं अपीयर होगी, तो c1 cos of 3x प्लस c2 sin 3x। यहां से हमें क्या मिलता है जी, y1 ये है और ये y2 है।
सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको रॉन्स्कियन कैलकुलेट करते हैं। तो आप रॉन्स्कियन में दिस इज y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश, इसको ओपन कीजिए, यू विल गेट 3। अब चूंकि ये पहले से स्टैंडर्ड, बल्कि क्या कहना चाहिए, हाँ, उसमें जो भी कोफिशिएंट है ना, ये देखें यहाँ 4 कोफिशिएंट था, इसको थ्रू डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड करना है लास्ट, चूंकि इसने fx डिटरमिन करना होता है, और अगर इसमें मिस्टेक करेंगे तो यकीनन fx सही नहीं आएगा, फिर सोल्यूशन भी सही नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। 1/4x इधर आ गया कोसिकेंट 3x, सो fx क्या आया, fx इज दिस 1/4 कोसिकेंट 3x। अब हमें किस लिए ये चाहिए होता है, w1 w2 फाइंड करने के लिए। तो w1 क्या होता है जी, 0 इंटू fx, 0 fx, साइन 3x y1 है, उसका डेरिवेटिव है, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट -1/4। कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, यस। तो ये साइन 3 और कोसिकेंट 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह w2 आपके पास आ जाएगा, दिस इज योर y1 and this is your y1 dash, this is 0 and this is f of x। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो you will get this। इसमें अच्छा नीचे ले जाएंगे तो ये इस तरह भी लिख सकते थे 1/4, लेकिन इस तरह कन्वीनियंट है लिखना, इसीलिए इसी तरह लिखा हुआ है sin 3x स्क्वायर। अब u1 डैश क्या है जी, w1/w। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, क्या होगा, रॉन्स्कियन क्या था हमारे पास, देख लें, रॉन्स्कियन w था 3, ठीक है ना, ये देखें 3 है, ओके। तो अब ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, और w1 क्या था 1/4, तो वो ये -1/12 आ गया। सिंपल है ना, ये तो अच्छा है। u2 डैश w2/w, दिस इज वुड बी इक्वल टू 1/12 cos 3x ओवर, ये फिर 3 है ना w, तो उससे मल्टीप्लाई होगा नीचे sin 3x। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस विल गिव you u1 इज इक्वल टू 1/12x एंड u2 इज इक्वल टू 1/36 log ऑफ 3x। तो यहां से जब हमने u2 डैश और ये लिखा, ये था जी w2/w, तो दिस इज 1/12 cos 3x sin x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल हैव 1/36 log ऑफ 3x। Again, no integration constants are added here। तो yp हमारा क्या आ गया जी, वैल्यूज पुट कर दीजिए u1 और u2 की, this will give you yp and this is the general solution। Again, this is the third example, y double dash minus y is equal to 1/x। Again, you can see here कि हम इस पे मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट अप्लाई नहीं कर सकते, चूंकि ये फिर उन 4 जो फंक्शंस की फॉर्म्स थी उनमें से कोई भी नहीं है। सबसे पहले एसोसिएटेड होमोजीनियस पार्ट सॉल्व किया जी, ठीक हो गया। इसके बाद जनाब दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, m² - 1 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू +-1। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, yc इज इक्वल टू c1 e रेज़ पर x प्लस c2 e रेज़ पर -x। y1 क्या है जी, दिस वन, एंड y2 क्या है, दिस। इसको रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर लीजिए, e पावर x e पर -x e पर x माइनस e पर -x इज इक्वल टू -2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन वैसे उसको इस फॉर्म में जब करूं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे, तो fx हमारा जो है 1/x है। अब w1 कैलकुलेट किया, w2 कैलकुलेट किया, u1 डैश कैलकुलेट किया, u2 डैश कैलकुलेट किया, इंटीग्रेट किया, बहुत इजी है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन। ओके, इसमें आप गौर कीजिए कि हमारे पास x e रेज़ टू पर -x और e रेज़ पर x इन्वॉल्व हुआ है, u1 को लिहाजा इस फॉर्म में लिख दिया गया है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, हमने जो इस तरह की बात पहले की हुई है कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर्म में या एलिमेंट्री फंक्शन फॉर्म में या इंटीग्रल फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जी,
इस पूरी एग्जांपल को मैं खुद सॉल्व करता हूं आपके सामने, ताकि आपको इसके बारे में सही तरह से आइडिया हो जाए कि हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड कैसे अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले देखें जी इसकी एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी जी, y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर माइनस 1, this is equal to 0. This gives you m is equal to m square is equal to 1, and this implies m is equal to plus minus 1. अब हमारे पास ये दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। सोल्यूशन अभी हमने लिखा, पिछली एग्जांपल जो हमने देखी उसमें ये, तो वाई सी इसका क्या होगा जी, c1 e रेज्ड पर x प्लस c2 e रेज्ड पर माइनस x। ओके, सो हियर y1 is equal to x and y2 is equal to are the two solutions of homogeneous equation। well, हमें y1 y2 मिल गया। अब हम क्या करते होते हैं जी कि w यानी रॉन्स्कियन कैलकुलेट करते हैं, y1 y2। पहले लिखते हैं जी y1, दिस इज y2, इसका डेरिवेटिव लीजिए, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x और माइनस e पावर x, और यहां भी माइनस है। इनको आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन कीजिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव माइनस e पावर x माइनस x, एंड दिस वुड बी माइनस e पावर माइनस x प्लस x। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये पावर 0 बन जाएगी ना, e की पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e पावर 0 1 होगा, लिहाजा ये -1, ये -1, दिस इज -2। ओके, रॉन्स्कियन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करते हैं जी, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं y, सिंस आवर इक्वेशन इज y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू e रेज़ पर x प्लस 1। This equation is already in the standard form, so here f of x क्या होगा, that would be equal to e power x plus 1. So now I need to calculate w1. तो w1 क्या होता है, पहला जो कॉलम होता है वो 0 और fx होता है, ठीक, और दूसरा कॉलम में क्या होता है, y2 और y2 डैश, e रेज़ पर माइनस x है y2, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज़ पर माइनस x। ओके, अब हम इसको जनाब ओपन कर लेते हैं, दिस वुड बी 0 एंड दिस वुड बी माइनस e पावर माइनस x इंटू e पावर x प्लस 1। तो ये हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, माइनस e पावर माइनस x प्लस 1 माइनस e पावर माइनस x, सॉरी ये 1 नहीं है, ये x है, तो ये जनाब आप देखिए तो ये फिर 0 हो जाएगा, -1 माइनस e पावर माइनस x। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे, लिहाजा हमारे पास w1 की वैल्यू ये आ गई। w2 क्या होगा जी, w2 में हम जानते हैं कि ये जो कॉलम है अब ये सेकंड कॉलम बन जाता है, दिस इज 0 e पावर x प्लस 1, and here we will have y1 in y1 क्या है जी, e पावर x है, और इसका डेरिवेटिव भी e पावर x है। इसको ओपन कीजिए तो क्या मिलता है जी, e पावर x e पावर x प्लस 1 माइनस 0, एंड दिस विल गिव यू e पावर 2x प्लस e पावर x। ओके, क्या होता है जी, u1 डैश, दिस इज इक्वल टू w1 ओवर w, यानी रॉन्स्कियन, u2 डैश क्या होता है, w2 ओवर w। हाँ जी, अब मैं u1 डैश पहले कैलकुलेट करता हूं, चलें इधर कर लें,
u1 डैश इज इक्वल टू w1 क्या आया था जी, -1 माइनस ई रेज पर माइनस एक्स ओवर w क्या है हमारे पास, w है -2, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा 1 ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, यानी माइनस उससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर लें तो यू विल हैव u1 इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर लिख लेते हैं, एंड दिस वुड बी x माइनस ई रेज्ड पर माइनस एक्स, इंटीग्रेट कर लिया जी। अब u1 आ चुका, u2 कैसे आएगा, u2 हमारे पास है w2 ओवर w, तो w तो है -2 और w2 देख लेते हैं क्या है, दैट इज एक्चुअली ex, e पावर 2x प्लस ex, e पावर 2x प्लस ex, तो इसको लिख सकते हैं -1/2, इंटीग्रेट कर लीजिए, बल्कि चलें ये u2 डैश है अभी, इसको लिख लेते हैं जी 2x प्लस ex, इंटीग्रेट कीजिए जी, तो you will have u2 is equal to -1/2, e पावर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, e पावर 2x ओवर 2, और e पावर x का इंटीग्रल e पावर x है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस -1/2, बल्कि इसे 4 कर लीजिए और ये बन जाएगा e पावर 2x प्लस 2 e पावर x। सो फॉर द जनरल सोल्यूशन क्या होगा जी, बल्कि yp पहले लिखते हैं, देखो yp इज इक्वल टू दैट वाज u1 क्या आया हमारे पास, u1 आया जी 1/2 x माइनस ई रेज पर माइनस 1/2 x माइनस ई रेज पर माइनस एक्स इंटू y1 क्या था, e पावर x प्लस रादर इट शुड बी -1/4 u2 e पावर 2x प्लस 2 e पावर x इंटू y2, तो y2 क्या है, e पावर माइनस x, तो y भी आ चुका जी। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp, तो हमारा yc था c1 e रेज पर x प्लस c2 e रेज पर माइनस x प्लस 1/2 x माइनस e पावर माइनस x e पावर x माइनस 1/4 e पावर 2x प्लस 2 e पावर x इंटू e पावर माइनस x, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया जी। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये पूरा प्रोसीजर खुद से सॉल्व करके बताया और किस तरह से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड जो है अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स पे। मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी होता है कि टीचर जो है आपके लिए कुछ 2-3 एग्जांपल्स ज़रूर सॉल्व करे, ताकि आपको अच्छी तरह से ये प्रोसीजर, ये कैलकुलेशन समझ आ जाएं। अब आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक की एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करेंगे। उसमें अभी आप सिर्फ उन इक्वेशंस को टैकल करेंगे जिनमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। अब आज जो हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड सॉल्व किया या जो सीखा, उसमें 2 खसूसी तौर पे बातें थी। एक तो ये कि हमने सिर्फ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को टैकल किया या उनको एड्रेस किया, और दूसरा हमने जो कोफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट थे इनमें। ये 2 मेन बातें थी। ताहम ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड जो है ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कि यानी 3rd ऑर्डर हो, 4th ऑर्डर हो, इवन nth ऑर्डर हो, तो उनके लिए भी ये अप्लाई किया जा सकता है। तो अगले लेक्चर में हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं ये देखेंगे।
इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जब वेरिएबल कोफिशिएंट्स हों तो उस सूरत में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं या किस तरह से उसकी मदद से नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं। एक एग्जांपल ये है, जैसे ये एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब, चलिए या इसे यूं कर लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर लीजिए। एक होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ये आप देखिए, ये एक वेरिएबल कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इस तरह की इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों बातें हमारे अगले लेक्चर का गोया के टॉपिक होंगी। अब हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या किया। ये आज के लेक्चर की समरी है। तो सबसे पहले हमने मोटिवेशन फॉर द मेथड ऑफ द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स दिया कि ये जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किन सिचुएशंस में इसकी जरूरत पड़ सकती है, या ये किस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें बड़ी और मेजर जो बात थी वो ये थी कि ये जो मेथड है ये यूज होता है उन डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए जहां मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स जो है वो फेल हो जाता है या उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें बड़ी 2-3 रीजंस थी। उनमें एक रीजन ये थी कि हम जानते हैं कि वेरिएशन ऑफ जो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स मेथड है वो कहां अप्लाई कर सकते हैं, कुछ खास किस्म की इक्वेशंस में जिसमें इनपुट फंक्शंस जो हैं वो खास किस्म के हों और फिर जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हों। अब वो 4 तरह के खास फंक्शंस थे जिसमें कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉज और साइन और पोलिनोमियल फंक्शंस थे। इस तरह की इक्वेशंस में अगर इनपुट फंक्शन इन 4 फंक्शंस में से हो तो फिर हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी क्या थी जी कि हम सिर्फ तब मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट अप्लाई कर सकते हैं जब वेरिएबल जो है या कोफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट्स हों। तो ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है ये उससे मोर जनरल मेथड है। इसको हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे फंक्शंस जो उसके अलावा हैं, जो 4 कैटेगरीज हमने, उन 4 कैटेगरीज पे भी लाजमी तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा जो फंक्शंस हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आज हमने एक एग्जांपल में 1/x था, कोसिकेंट x था, इस तरह के जो फंक्शंस हैं इनको हमने भी टैकल किया। लेकिन ये फंक्शंस जो हैं हम अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स, अगर हमारे पास इनपुट फंक्शन ये हो तो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड हम नहीं लगा सकते। इसके बाद जनाब हमने ये मोटिवेशन देने के बाद ये भी बताया कि ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है इसकी भी अपनी कोई लिमिटेशन है। वो क्या है कि अगर हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व ही ना कर सके ना तो फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड भी आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते या उसकी मदद से फिर इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए ये मेथड ड्राइव किया या देखा किस तरह से हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये सारा वही था जो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन का प्रोसीजर जो हमने सीखा था कि व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन टू यू। फिर हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की और फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट कंसीडर करते हुए हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है उसको डिराइव किया और फिर उसके मेथड के कितने स्टेप्स हैं वो समरी ऑफ मेथड में हमने डिस्कस किया।
फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस किया कि जब हम u1 u2 अननोन फंक्शंस जो हैं वो फाइंड कर रहे होते हैं थ्रू इंटीग्रेशन, तो उस वक्त हम कॉन्स्टेंट्स को ऐड नहीं करते बल्कि वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की और उन एग्जांपल्स के बाद मैंने आपके लिए खुद एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, और इस तरह से ये लेक्चर हमारा आज इख्तिताम पजीर हो गया। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि अगले लेक्चर में हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को अप्लाई करेंगे, और किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसका जर्नल फॉर्मेट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फिर हम ऐसे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे जिसमें कोफिशिएंट्स वेरिएबल हों। तो आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।